Hi, I am Soumya and welcome to Weekly Economic Insights, where we discuss the latest news and updates that affect your personal finances. In today's segment, we'll begin with an expert's view on the gold's increasing demand. The recent news indicates a notable shift in gold demand dynamics. Investment demand for gold has surged by 46%, while jewelry demand has declined by 17%. This change is significant for India's asset class, especially post-budget announcement. Let's see what our experts think about rise in the gold's demand. We have Virendra Vyas, the founder and editor at Gold Price Today, with us. जो आप रेफर कर रहे हैं वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की Q2 यानी दूसरी तिमाही की रिपोर्ट है, जिसमें गोल्ड के डिमांड के ट्रेंड्स आते हैं। हर क्वार्टर में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये डिमांड के ट्रेंड जारी करती है और उसमें सामने आया है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो बढ़ी है और जो ज्वेलरी डिमांड है वो 17% घटी है। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है Q2 यानी दूसरी तिमाही में, और इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है 46% बढ़ी है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, जब भी भाव बढ़ता है तो सभी लोगों के मन में एक विचार आता है कि ये बढ़ते हुए भाव में नॉर्मली आप देखोगे शेयर प्राइसेस भी जब बढ़ने लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस बढ़ रहे थे पिछले 3 महीने में अगर आप देखोगे तो काफी प्राइस में इंक्रीज आ गया है सोने के भाव में, सोने और चांदी दोनों के भाव में। और जो इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे नए लोग इसमें जुड़े हैं। और ज्वेलरी कहीं ना कहीं क्या है कि उसको आप पहनते हो, पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हो। साथ ही आपके बहुत सारे जो आप कह सकते हैं बहुत सारे विकल्प होते हैं आपके साथ आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिपोर्ट जारी की है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफी बढ़ोतरी जो कि 46% की है वो है। और एक जो आपको मालूम भी होगा कि फोमो, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी बोलते हैं, तो जो इन्वेस्टर है जब उसको सामने लगता है कि प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैं इस तेजी में पार्टिसिपेट अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं पीछे न छूट जाऊं। तो एक कारण वो है। और दूसरा कारण है कि जो इन्वेस्टमेंट की जैसे आप देखते हैं लोग शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, पर इस साल जो सोने ने रिटर्न दिया है वो काफी बेहतर रिटर्न दिया है। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग के हिसाब से देखो तो करीब 20%, और भारतीय बाजार में अगर आप देखोगे तो ईयर टू डेट का रिटर्न देखोगे तो 10 से 11% का रिटर्न है। तो ये रिटर्न भी एक कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव रहा है। और बजट में अभी जो ड्यूटी में कटौती हुई है 9% की ड्यूटी में कटौती हुई है, और उसके बाद प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में घटे और भारत में भी घटे। तो कहीं ना कहीं भारत में जो है अभी सस्ता सोना मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले। अगर आप देखोगे खरीदारी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं जो 9% की ड्यूटी में गिरावट हुई थी, हालांकि पूरी ड्यूटी की गिरावट का फायदा भारतीय निवेशक है या जो भारतीय खरीदार उनको नहीं मिला, पर अभी भी 5 से 6% सोना सस्ता मार्केट में मिल रहा है। और बहुत अच्छा मौका है, ये आकर्षक मौका है खरीदारी करने के लिए। क्योंकि आगे है फेस्टिवल सीजन। दूसरा, आगे 3-4 बड़े फैक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक है यूएस में फेड जो है यूएस फेडरल रिजर्व, वहां पर वो क्या रेट में कटौती करते हैं, और अभी जो फेड की बैठक हुई उसमें उन्होंने सिग्नल दिया कि सितंबर में कटौती हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जब से जो बिडेन हटे हैं तब से कहीं ना कहीं ट्रंप का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन ये भी एक फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा भावों में। और जो तीसरा जो बड़ा रीजन है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हो, ईरान, इजराइल, हमास। तो वहां कहीं ना कहीं जो है एक टेंशन बढ़ता हुआ है, और जब भी ऐसे टेंशन बढ़ते तो सोने के भाव में तेजी आती है। और चौथा कारण है डी डॉलराइजेशन, इसकी वजह से सोने के भाव में तेजी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है अगर आप फेस्टिवल सीजन देखोगे तो अभी बहुत अच्छा मौका है। आने वाले सीजन में, आने वाले समय में बहुत सारे फैक्टर जो है सोने के भाव को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाएंगे। Thank you for sharing your insights. Now let's talk about SEBI's latest initiative for investors. SEBI has introduced Seva, an AI-based chatbot designed to assist investors. This virtual assistant offers features such as speech-to-text and text-to-speech functionality and the ability to handle follow-up questions. Seva provides information on various topics,
including general details about the securities market, the latest master circular, and the grievance redressal process. The beta version of Seva is accessible through SEBI's investor website and the Sarthi mobile app, available for Android and iOS devices. As user feedback is received, SEBI plans to enhance the chatbot's capability with additional functionalities. This initiative aims to improve investors' access to information and aid in personal finance decisions. Seva can significantly enhance investor access to crucial information, facilitating more informed financial decision-making. This user-friendly tool may boost investor confidence and encourage increased participation in the securities market. Moving on to SEBI's crackdown on F&O trading. SEBI has proposed 7 measures to curb retail speculation in futures and options trading. This includes rationalizing weekly options and increasing contract sizes. The changes could reduce market volumes by 30 to 40% and impact stock exchanges' earning. NSE might experience a 25 to 30% impact on FY26 earning, while BSE could face a 15 to 18% reduction. The measures are expected to significantly impact discount brokers more than traditional full-service brokers. The biggest change is the simplification of weekly options, with SEBI suggesting only one main index per exchange. Increasing the contract size by 2 to 3 times may make it harder for smaller investors to participate, likely decreasing the number of investors more than the trading volume itself. Although these measures could initially lower trading volumes, they are designed to shield retail investors from too much risk and create a more stable market. Now let's discuss a potential change in insurance taxation. Roads, Transport and Highways Minister Nitin Gadkari has written to Finance Minister Nirmala Sitharaman requesting the withdrawal of the 18% goods and services tax on life and medical insurance premiums. Gadkari believes that taxing insurance is like taxing life's uncertainties, which may slow the insurance sector's growth. The request comes in response to concerns raised by the Nagpur Divisional Life Insurance Corporation Employees Union. Both life and medical insurance premiums are subject to an 18% GST rate. Gadkari emphasized that the tax is particularly burdensome for senior citizens and is a block to the growth of medical insurance, which is considered socially necessary. This change could make insurance more affordable and accessible to a wider population, encouraging more individuals to secure their financial future. Let's look at the latest income tax filing statistics. Approximately 6 crore income tax returns have been filed for the financial year 23 to 24, with 70% of the filers opting for the new tax regime. Revenue Secretary Sanjay Manotra reported this data, addressing initial doubts about opting the new system. The new tax regime offers lower tax rates but fewer deductions than the older system. For the previous fiscal year, 8.61 crore ITRs were filed. The government aims to further simplify tax laws, with plans to draft proposals and seek public suggestions. The shift towards the new tax regime aligns with the government's goal of reducing the compliance burden on taxpayers. The high adoption rate of new tax regime suggests that many taxpayers find it beneficial. This could potentially lead to simple tax planning and increased disposable income for individuals. Moving on to the rupee's fresh low against dollar. The Indian rupee depreciated to a new low of 83.74 against the US dollar on Monday, driven by month-end dollar demand. The currency settled at 83.73 per dollar, marking its 5th record low in 6th session. Factors contributing to the rupee's decline include equity outflow, importers' dollar demand, and alignment with other Asian currencies. Despite the fall in dollar index, the rupee continued to weaken. The Reserve Bank of India intervened through dollar sales to prevent further depreciation. Market participants noted that the RBI managed the rupee's value in July given its elevated real effective exchange rate. The rupee has depreciated by 0.4% in July compared to the 0.1% in June. A weaker rupee can increase import costs, potentially raising consumer prices and affecting personal budgets. Lastly, let's discuss July's GST collection. GST collection in July rose by 10.3% to over Rs 1.82 trillion, marking the third highest monthly collection since the implementation of the indirect tax regime.
Net GST collection exceeded rupees 1.66 trillion after accounting for refunds, reflecting a growth of 14.4%. The gross GST revenue comprises central GST, state GST, integrated GST, and compensation cess. Domestic tax revenue grew by 8.9%, while import revenue increased by 14.2%. Experts noted that the growth rate for imports outpaced that of domestic supplies. With the approaching festive season, further increase in collections are anticipated. Although a potential decline may occur in August due to monsoon season, increased GST collection may indicate economic growth, potentially leading to better job prospects and personal finance stability. That's a wrap for this week's Economic Insights. We've explored major shifts across various sectors, reminding us just how dynamic the financial landscape can be. Stay informed to navigate these changes and make informed decisions for your financial future.